सम्मान करती है। सुब्रमण्यम स्वामी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हमसे पूछा जाए तो 4-5 तो ऐसे सांसदों का नाम हम बताएंगे जहां की मोदी के साथ लोग सोई है। तब सांसद रामदेव बोला कि ये तेल और डीजल का दाम 30% 30 रुपए और 40 रुपए हो जाएगा, रुपये का वो कम हो जाएगा। तो नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश राय, हमारी मौजूदगी है आज बलिया में और बलिया के 361 नगर विधानसभा में। और आज की विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं सपा के वरिष्ठ नेता श्री अनिल राय जी। आइए कुछ इनसे वार्तालाप करते हैं। पहले तो सर हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि आज परशुराम जयंती के अवसर पे आप जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का दिन हम सबके लिए और खास तौर से ब्रह्मर्षि समाज के लिए जी बहुत ही खुशी का दिन है। आज के दिन भगवान परशुराम की जयंती हम लोग धूमधाम से मनाते भी हैं। आज हम लोगों का कार्यक्रम भी है बहुउद्देशीय सभागार कलेक्ट्रेट में जी। वहाँ मुख्य अतिथि आयोजक जिसके निर्देशन पर किया गया जी। बलिया के लोकप्रिय सांसद माननीय सनातन पांडे जी हैं जी। और सारे ब्रह्मर्षि समाज के लोग जो परशुराम समिति के लोग हैं सब लोग मिलकर के उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। भगवान परशुराम से हम ब्रह्मर्षि समाज के लोग को ही कि नहीं, भारत में रहने वाले हर लोगों को एक सीख मिलती है, ताकत मिलती है, जिसके बदौलत समाज में अमन चमन शांति खुशहाली कैसे कायम हो और लोग यदि गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो किस प्रकार से उनका विरोध करना चाहिए। न विरोध करना भी कायरता है कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो ये कायरता है। तो इसकी भी सीख मिलती है और परशुराम हम लोगों के आराध्य है तो हम उन्हें नमन करते हैं। सर आते समय हमने देखा चारों तरफ आपके सर बैनर और पोस्टर लगे हुए थे। तो सर आपकी चर्चाएं है कि इस बार समाजवादी पार्टी से आप नगर विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि आप किस विजन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, दावेदारी तो हमारी पिछली बार भी समाजवादी पार्टी में थी। उसके पहले मैं जब छात्र राजनीति करता था जी 94-95 के सत्र में छात्र संघ का अध्यक्ष सतीश चंद्र महाविद्यालय का बना जी जी तब से लगातार मैं बलिया में ही काम कर रहा हूँ। और खास तौर से 2007 में जब जिला छात्र संघर्ष समिति के उस समय हम अध्यक्ष थे जी और बसपा उस समय सत्ता में थी, बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री बहन कुमार मायावती जी मुख्यमंत्री थी जी। वो छात्र संघ पर रोक लगाने का काम की थी जी। और मुझे ऐसी परिस्थिति आई कि बसपा ज्वाइन करना पड़ा तो उस समय से मैं छात्र राजनीति छोड़ा। उसके बाद मैं 14 में 12 से ही तैयारी में था। 14 में लोकसभा का टिकट मांग रहा था बलिया सदर से जी। और बहन जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन कुछ परिस्थिति घटी होगी। नेता का अलग विचार होता है, परिस्थिति होती है, आम लोगों की लड़ने वाली की परिस्थिति अलग होती है। लड़ने वाला चाहता है कि मैं सबसे सुपर हूँ, मुझे लड़ाया जाए, लेकिन नेता का सोच दूसरा होता है। मुझे टिकट नहीं मिला। फिर 17 में मेरी तैयारी थी। 17 में बसपा हमको लड़ाना भी चाहती थी, लेकिन नारद राय जी यहाँ के पूर्व मंत्री विधायक रहे थे जी। वो बसपा ज्वाइन कर लिए, उस समय मंत्री थे, बसपा ज्वाइन कर लिए तो उनको टिकट मिल गया। उसके बाद मुझे बहन जी द्वारा 18 में भी पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता प्रभारी घोषित किया गया जी। और मैं नगर विधानसभा का प्रभारी बना जी। और 20 में मुझे रिवाइज कर दिया गया, मैं अस्थायी प्रभारी हो गया। मेरा जो चुनाव लड़ने का काम था वो भी बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन माननीय सनातन पांडे जी द्वारा और उस समय के वर्तमान जो जिला अध्यक्ष थे राजमंगल यादव जी उनके द्वारा माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश आया और ये लोग ले जाकर मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया। मैं टिकट छोड़ करके अपना बसपा से हमारा टिकट एक तरह से घोषित था, मैं अस्थायी प्रभारी यहाँ घोषित था जी। तो टिकट छोड़ करके मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और माननीय अखिलेश जी यह कहे थे कि मैं आपका जो सम्मान है उसे लौटा दूंगा, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा जी। लेकिन उस समय अब जो परिस्थिति घटी हो और मैं जोरों से तैयारी में था, जितने यहाँ लोग लड़ने के लिए कह रहे थे
तो सबसे आगे दौड़ में मैं चल रहा था जी। लेकिन बाद में माननीय मंत्री जी श्री नारद राय जी को टिकट मिला। मैं वहां यहाँ मदद नहीं किया उनका जी। क्योंकि वो हमसे कहे भी नहीं कि मेरा सहयोग करो और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निर्देश नहीं था कि उनकी मदद करिए जी। तो हम लोग घर सो जाने का काम किए, बास्टी काम किए, लखनऊ काम किए, इलाहाबाद काम किए और जगह जा करके घूमने का काम किए। लेकिन मंत्री जी द्वारा ये नहीं कहा गया कि आप लोग मेरा सहयोग में लग जाइए। इस कारण से बलिया विधानसभा के जितने नेता थे कोई सहयोग में नहीं लगा, चुनाव वो हार गए। तो क्या ये जो आप लोग जो ये सहयोग की बात कर रहे हैं, क्या ये भी माना जा सकता है कि ये भी एक हार का मुख्य कारण था समाजवादी पार्टी का? नहीं, कारण तो था ही, लेकिन कारण के साथ साथ ये भी था कि उन्हें लोग पसंद नहीं करते थे जी। और उनका अहंकार जो था कि मैं किसी के यहाँ किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, मुझे पार्टी टिकट दे दी तो मैं सिंबल के बदौलत ही, अखिलेश जी के बदौलत ही मैं चुनाव जीत जाऊंगा। इसका कहीं ना कहीं यही कारण पड़ा कि आम लोग भी उनसे कटते गए केवल उनके अहंकार के चलते। नहीं तो चुनाव नारद राय जी जीत गए होते, थोड़ा सा नर्म हो गए होते और समाजवादियों का जो सिद्धांत विचार है उस पर चले होते तो चुनाव जीत जाते। तो इस बार हमारा उसी समय से नहीं भी टिकट मिला तो मैं निरंतर काम क्षेत्र में करता रहा। मैं कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि बलिया में हूं और घर पर बैठा मिलूं। मैं प्रतिदिन निरंतर किसी न किसी गांव में, कोई यदि मरनी में है, दुख में है, अस्पताल में है तो वहां जाकर के मैं उसकी मदद करने का काम करता हूं। और कोई मरा है, चाहे नया हो पुरान हो, तो उनके यहाँ जाकर के उनका आंसू पोंछने का काम करता हूँ। क्षेत्र में सर एक चर्चा जी इसे चल रही है कि आप क्षेत्र में हमेशा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं जी, और लोगों को उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी आप पर सदर विधानसभा में विश्वास करेगी। आपको क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो हमें भी है, लोगों का सही उम्मीद है, लेकिन हम लोगों को साथ साथ में यह है कि उत्तर प्रदेश में 27 में माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी सरकार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे तब जब सदस्य हमारे सबसे ज्यादा होंगे और सदस्य तब अधिक होंगे जो काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जात धर्म से ऊपर उठ करके वोट पाने वाले लोग हैं, उनको टिकट देंगे तभी सरकार बनेगी। तो मुझे उम्मीद है अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो सोशल मीडिया या पेपर प्रिंट मीडिया में निकला है कि अखिलेश यादव जी कहें कि कोई सिफारिश न करे, इस बार जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। ये तो सत्य है, वो बार बार बोलते हैं। हम लोग भी बैठक में जब रहते हैं, मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई नेता, चाहे अध्यक्ष हो और विधानसभा अध्यक्ष हो, सांसद हो, मंत्री हो, यदि किसी की सिफारिश करेगा तो उसे मैं कतई टिकट नहीं दूंगा। टिकट उसी को दूंगा जो जमीन पर काम कर रहा है। हम लोग जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। हम 94 से, जब से छात्र संघ के अध्यक्ष हुए तब से लगातार बलिया विधानसभा छोड़ करके मैं कहीं गया नहीं और निरंतर मेरे जी में कोई काम भी नहीं है। मैं ना पेशे से वकील हूँ, ना मैं अध्यापक हूँ, ना मैं कहीं नौकरी करके रिटायर होके आया हूँ, और ना मैं ठेकेदारी करता हूँ। मेरा शुद्ध काम है राजनीति। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि राजनीति वही करे जो होल टाइमर हो, तो हम लोग होल टाइमर है, सेवा भाव से राजनीति करते हैं। हाँ, पद जरूरी है। पद इसलिए जरूरी है कि समाज में आप जो काम है उसको जो क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, जो सरकारी व्यवस्था है, जिस तरह से बाबा साहब का संविधान है कि केंद्र सरकार से पैसा आएगा, पैसे के बदौलत ये व्यवस्था संविधान के अनुसार मिलेगी, तो उस चीज को क्रियान्वित करने के लिए पद की आवश्यकता है। और पद, बिना पद का कोई कितना भी चल ले, किसी के का मदद नहीं कर सकता है और सहयोग उसके यहाँ नहीं पहुंचा सकता है जिस रूप से पहुंचना चाहिए। इसलिए पद की आवश्यकता है। बिना पद का बलिया की जो भौगोलिक स्थिति है, जो बलिया का इतिहास रहा है, उस पर भी पद रहने के बाद ही चार चांद लगाया जा सकता है। तो सर, क्या बिना पद रहते हुए समाज सेवा नहीं किया जा सकता है? समाज सेवा किया जा सकता है, आपके दुख में जाया जा सकता है। आपके जरूरत के अनुसार जो पॉकेट में 1000, 2000, 5000 की मदद किया जा सकता है। लेकिन जो मैं कहा कि सरकारी योजनाएं, जो संविधान का नियम है, उसको बिना पद का आप नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे मान लीजिए पुल हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे दिए जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर, सरकार हमारी चली गई और 10 साल हो गया, पूरा 9 साल तो पूरा हो गया
जो जोगी जी के सरकार का। आज तक पुल का ना उद्घाटन हुआ ना पुल का काम पूरा हुआ। तो जो नेता क्षेत्र के होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व होता है, वो यदि काम वाले हैं तो वो जल्दी में लग करके काम करवाने का काम करते हैं, तभी सफलता मिलती है। और नहीं काम वाले होते हैं तो ऐसे लटकर रहता है, उस पर कोई बहुत ध्यान नहीं जाता है। इधर घाघरा पर भी 2-2 पुल देने का काम किए, वो भी वैसे पेंडिंग पड़ा है। वो खेल का क्रीड़ा विद्यालय देने का काम किए, वो भी पड़ा है। विश्वविद्यालय चंद्रशेखर जी के नाम पर दिए, वो भी जो काम उस समय हुआ वैसे अटका हुआ है। तो ये इसके लिए प्रतिनिधित्व तो पावर जरूरी है। पावर नहीं रहेगा, सरकार नहीं रहेगी, आपका अपना प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इस समय देखा जा रहा है कि बलिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा छात्र संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि छात्र यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक वीडियो में आपको भी देखा गया था, आप रात्रि के समय नर्सिंग होम पे धरना दे रहे थे। देखिए, ये तो बहुत दुखद है जी। मैं कई चैनलों के माध्यम से भी कई बार लोगों से कहा भी कि हम लोग छात्र राजनीति भी जब करते थे तो यही सदर हॉस्पिटल था जहाँ एक से एक बढ़िया डॉक्टर थे जी। HP राय से लेकर के विजय बहादुर सिंह तक और SN पांडे तक, GC उपाध्याय तक अनेकों डॉक्टर थे। और बड़े से बड़े लोग का NK सिंह थे, कार्डियोलिस्ट थे। बड़े से बड़े रोग का इलाज यही हो जाता था। आज स्थिति ये है कि छोटा सा भी, यदि कल का भी एक घटना है कि एक लड़के के पेट में दर्द हुआ, अब मैं फोन कर दिया तो उसको लोग रेफर कर दिए बनारस जी। तो यह अस्पताल जो है वो रेफर अस्पताल बन गया है, सेंटर बन गया है। वहां जाइए, यदि बुखार भी है तो आपको 1 बोतल पानी लोग चढ़ा देंगे, 1-2 दवा दे देंगे और तुरंत रेफर कर देंगे कि आप चले जाइए बनारस या मऊ चले जाइए। दलालों के माध्यम से लोग भेजते हैं तो मऊ भेजते हैं, और नहीं ऐसे भेजते हैं तो BHU भेज देते हैं। उस दिन की घटना यहाँ की जो नर्सिंग होमों की है जी। ये लोग सेवा भाव से नहीं काम कर रहे हैं, डॉक्टर बन करके नहीं काम कर रहे हैं। डॉक्टर को हम लोग दूसरा भगवान मानते हैं, क्योंकि डॉक्टरे है कि हमारा नब्ज पकड़ करके बता देगा कि आपका कौन रोग है। तो हम सब लोग आदर करते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर हैं ये डकैत हैं, लुटेरा हैं। इन लोगों को केवल पैसे चाहिए। इन लोगों को इससे मतलब नहीं किया कि आप जिएंगे कि मरेंगे। उस दिन जो घटना हुई है अनिशा राय के पांडे की, जी, देकुली के राय साहब की पत्नी है, जिसके अभी हाल ही में गिरफ्तार भी कर लिया आत्मदाह की, वो ये तो बहुत निंदनीय है जी। इसकी तो जितना निंदा की जाए वो कम है। सरकार केवल चारों तरफ से फेल है, केवल विरोध के भाव पर सरकार चला रही है, और जितने उनके अधिकारी हैं वो भी उनके इशारे पर वैसे ही चल रहे हैं। आत्मदाह की बात वो पहले से लिखित दिए थे कि यदि डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम आत्मदाह करेंगे। गिरफ्तारी में जब हम मुकदमा दिए हैं और 302 का मुकदमा आप लिखे हैं तो आपको गिरफ्तारी में क्या दिक्कत आ रही है? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन में लोग पकड़ आते हैं। सारे के सारे जो नर्सिंग होम है लोग खोल करके बैठे हुए हैं। आप वो व्यवस्था दे रहे हैं कि वो लोग हाईकोर्ट से कोई ऐसा लेकर के आ जाए कि आपको गिरफ्तार न करना पड़े, आपके पास बहाना हो जाए। छात्र संघ के लोग, चूंकि यहाँ लड़ाकुओं की धरती रही है, ये लेखनी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी की धरती रही है, बलिदानियों में राजा बल की धरती रही है, विरोध में और लड़ने में मंगल पांडे, चित्तू पांडे की धरती रही है, चंद्रशेखर की धरती है। जो पूरा देश में आग लगा था तो उसको भी कंट्रोल करने का काम किए तो आपके जनपद के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी करने का काम किए। कौशल किशोर की धरती रही है, राजकुमार बाग की धरती रही है, ऐसे वीरों की धरती है। तो छात्र संघ जोगी जी इसीलिए बंद कर दिए कि अच्छे छात्र नेता न निकल पाए, अच्छे लोग समाज में लड़ ना पाए, विरोध न कर पाए। उसके बाद भी छात्र नेता विरोध कर रहे हैं तो वो सब बधाई के पात्र है। मैं उन सबको कोटितः बधाई देता हूं। और अनिशा पांडे के पति, वो भी बहुत हिम्मत का काम किया है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्मदाह करूंगा। हम लोग भी विद्यार्थी जीवन में ऐसी व्यवस्था में थे और करते भी थे। ठीक है, आत्मदाह कोई नहीं करने देगा, पुलिस पकड़ लेती थी, लेकिन 151 के माध्यम से हम लोगों को तुरंत
बेल भी एसडीएम बैठ करके कोतवाली में थाने में ही बेल दे दिया करते थे। वो दुर्गेश जी उनके वकील हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बेल मुचलका भी भर दिया था, 2-2 लाख के 2 जमानतदार भी मैं दे दिया था, उसके बाद भी मेरी बात नहीं सुनी गई और उनको एकाएक किसी तरीके से जेल भेज दिया गया। तो ये बात बलिया के लिए ठीक नहीं है। जिलाधिकारी महोदय से भी मैं कहना चाहूंगा, पुलिस कप्तान से, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कि यदि ये जानते हो कि मैं बलिया की कुर्सी पर बैठ करके मनमानी कर लूंगा तो यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ विरोध जब होगा तो उसे आप झेल नहीं पाएंगे। जब 42 में अंग्रेजों के जिलाधिकारी थे, वो विरोध नहीं झेल पाए और चित्तू पांडे को चाबी पकड़ा करके अपने चैम्बर का, ऑफिस का, और उन्हें भगना पड़ा। उसके पहले भी कई जिलाधिकारी रहे हैं जिनका विरोध पहले भी हुआ है और जाते बने उनको जूते और चप्पल का माला पहना करके भेजा गया है। तो ऐसी स्थिति न है कि आपको जाने के समय सम्मान न अपमान झेल करके जाना पड़े। आप काम करिए, ठीक है, सरकार का करिए, लेकिन 80% सरकार का करिए तो 20% विरोध करने वालों का काम भी और विपक्ष का भी करिए, क्योंकि विपक्ष के भी जिलाधिकारी आप ही हैं और सत्ता पक्ष के भी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान आप ही लोग हैं। विपक्ष का कोई दूसरा नहीं है। पद एक होता है, पद के अनुसार काम सबको करना चाहिए। आज विधायक मंत्री भी हैं तो विपक्ष और पक्ष के दोनों लोगों के हैं। किसी को भी यदि जरूरत पड़ेगी यह कहने का कि बलिया सदर का विधायक कौन है, तो जो भाजपा के विधायक है उन्हीं का नाम लेगा। कोई सांसद बलिया का कौन है, तो सपा के जो सांसद है उन्हीं का नाम भाजपा वाले भी लेंगे। ये थोड़े कहेंगे कि नहीं, हाँ, सपा के विधायक सनातन पांडे हैं, अब भाजपा के सांसद कोई दूसरा है। यह बात नहीं है। इस परंपरा को कायम रखना है और तत्काल जिस व्यवस्था से उस लड़के को जमानत दी जाए और रिहा किया जाए, और नहीं तो आंदोलन बहुत जबरदस्त होगा जिसको कि जिलाधिकारी महोदय भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सर, एक छोटा सा सवाल है कि 2027 में बलिया की स्थिति क्या रहेगी, समाजवादी पार्टी की स्थिति? अभी तो जो दिखाई दे रहा है जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार तो हमारी बन रही है जी, और बलिया में भी सीट जितनी सातों है जी, सातों सीट सही लोगों को टिकट मिला समाजवादी पार्टी ले तो सातों जीतेगी जी। अब दावे के साथ एकदम सातों जीतेगी। सही लोगों को टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा भी सूझबूझ से दे दिए तो कोई सीट हम लोग हारने नहीं जा रहे हैं जी। एक लास्ट मेरा सवाल है कि जो अभी हाल ही में नारी बंधन जो बिल था अभी गिर गया, क्या इससे आपको लगता है कि विपक्ष को फायदा होगा या फिर विपक्ष को नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, विपक्ष का नुकसान और फायदे से इसको नहीं मतलब जी। मतलब है कि वो लोगों को महिला बिल लाना नहीं था जी। महिला बिल तो 23 में ही पास हो गया है जी, और उसको सारे पक्ष विपक्ष के सारे लोग कहे कि 543 सीटें इसके आधार पर आप दे दीजिए। लेकिन फिर पिछले साल वो लोग ला करके नाटक किए कि नहीं, हम 26 में जनगणना कराएंगे और उस आधार पर सीट का बढ़ोतरी जितना होगा वो कराने के बाद और पिछड़ा लोगों की गिनती और दलितों की करा करके तब हम देने का काम करेंगे। और एकाएक ये लोग आनंद फान में ले क्योंकि बंगाल का और अन्य जगह का चुनाव चल रहा है तो ये लोग ढिढोरा पीटे कि विपक्ष हमको करने नहीं दे रहा है, हम तो महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं, महिलाओं को आगे करना चाहते हैं, इसके लिए ये लोग किए। तो ये मोदी जी का नाटक पूरा देश जान चुका है। अभी 1-2 महिला आकर के हम लोगों का झंडा जलाने का काम की, कांग्रेस का और सपा का, इंडिया गठबंधन का, तो वो बहुत ही निंदनीय है। वो लोग मर्यादे में रहे, अपना काम करे। भारतीय जनता पार्टी यदि महिलाओं का इतना सम्मान करने वाली होती तो मणिपुर की घटना आप लोग देखे जी, मणिपुर जिस प्रकार से लंगा घुमाया गया महिला को, अनेकों उदाहरण है कि उत्तराखंड सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, महिलाओं पर अत्याचार का अड्डा बना हुआ है, जो आने वाले समय में लोग जनता सबक सिखाएगी कितना महिलाओं का सम्मान करती है। सुब्रमण्यम स्वामी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हमसे पूछा जाए तो 4-5 तो ऐसे सांसदों का नाम हम बताएंगे जहां की मोदी के साथ लोग सोई है तब सांसद बनी जी, तो बोल रहे हैं। अनेकों ऐसा उदाहरण आ रहा है। बहुत महिलाएं सब कह रही हैं कि महिलाओं का अपमान
भारतीय जनता पार्टी में होता है तो कितना सम्मान करने वाले लोग हैं। सम्मान करने वाले तो जो पिछला 23 का पास था उसे लागू कर दिए होते जी। उसे हम लोग मान गए थे, सारा विपक्ष चिल्ला करके कहा, उसे माना। अभी भी आप लाइए, जनगणना करा लीजिए, जनगणना के बाद जाती है जनगणना, उस पर से लिस्ट लगा लीजिए, बैकवर्ड कितना है, अनुसूचित कितना है, सामान्य कितना है, और सबको अपना सीट बांट दीजिए, सब लोग खुश हैं, सब लोग रहेंगे। ये केवल त्रुटिकरण की राजनीति करते हैं लोग। केवल धर्म के नाम पर लोगों को हिंदू मुस्लिम को बांटेंगे और जात के नाम पर बैकवर्ड अपर को बांटेंगे, अनुसूचित को बांटेंगे, सबको लड़ाने का काम करते हैं। तो लड़ाने वाला समय बीत गया है। पहले तो एक वो थे अन्ना हजारे आए, वो आंदोलन आया तो कहे कि मोदी जी को मुख्य प्रधानमंत्री आप लोग बना दीजिए, जैसे ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो लोकपाल लागू हो जाएगा जी। वो रविशंकर है, एक संत है, कहे कि जैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो रुपये का जो डॉलर और रुपये का गैप है वो दोनों बराबर समान हो जाएगा। ये कुत्ता रामदेव बोला कि ये तेल और डीजल का दाम 30% 30 रुपये और 40 रुपये हो जाएगा, रुपये का वो कम हो जाएगा। तो ये तो सब नाटक करके सरकार में आ गए और सरकार के बाद 19 भी नाटक से ही लोग जीत गए और 24 में लोगों को लगा कि नहीं ये लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो उसी का नतीजा है कि हम लोग 43 सीट पर लोकसभा में जीत के आए थे। मगर आए बेईमानी नहीं हुआ तो 10 सीट पर हम लोगों को जबरदस्ती 200 400 500 से हरा दिया गया। नहीं तो 53 54 55 सपा की सीट होती, इंडिया गठबंधन की सीट होती और उनकी सरकार नहीं बनी होती। जी। अंत में आप हमारे जो श्रोता देख रहे हैं, आप एक युवा छात्र नेता भी रह चुके हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? नौजवान जगें जी, क्योंकि नौजवानों के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जब जो भी लड़ाई देश में अमन चमन शांति खुशहाली आया है तो नौजवानों के कंधे पर ही वो राज की दुल्हन हो, लखनऊ उत्तर प्रदेश की या दिल्ली की सियासत की दुल्हन हो, नौजवानों के कंधे पर ही सवार होकर के पहुंचने का काम करती है। तो नौजवान चिंतन करें। नौजवान बेहाल हैं रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, किसान बेहाल है अपने आय दुगनी के लेकर के और प्रकृति की मार भी बर्दाश्त कर रहा है। ऐसे में व्यापारी परेशान है। सबकी जिम्मेदारी, चाहे वो किसान के बेटा हो और नौकरी पेशे वाले के बेटा नौजवान हो या व्यापारियों के बेटा हो, सब पर जिम्मेदारी है कि आने वाले 27 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाए और नौजवान सम्मान पाए, चाहे किसान के बेटा हो, व्यापारी के हो, हर रास्ते विकास के खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास होगा और जितना काम उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ है उस काम को छाट दीजिए तो एक भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देगा जिसको योगी जी की सरकार या 12 साल की मोदी जी की सरकार के बदौलत हुआ हो। पुनः नौजवानों से निवेदन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम करता हूं कि आने वाले समय में 27 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं और उत्तर प्रदेश में एक सशक्त शासन देने का काम करें जिससे कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम हो और सबको समानता अधिकार मिले। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए हमें। धन्यवाद।